कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, कंसोलिडेशन मुझे पता चला, मैंने देखा। क्या देखा है? माइक बंद करना अपना। अच्छा, कंसोलिडेशन क्या होता है बेसिकली? जो नहीं वाकिफ इस टर्म से, वैसे तो कंसोलिडेट करने का जो उर्दू मतलब होता है वो होता है इकट्ठा करना, जमा करना, यूनाइट करना। ठीक है, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेशन करना। अब यहाँ पर हम किस चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, किस चीज को जमा कर रहे हैं? बेसिकली होता यह है कि हमारी एक कंपनी है, हम उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली बनाते हैं ईयर एंड के ऊपर। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को इस तरह से एक्वायर कर ले, इस तरह से खरीद ले, इस तरह से टेक ओवर कर ले कि उस कंपनी का दूसरी कंपनी पे कंट्रोल हो जाए, यानी वो उसके मेजर डिसीजंस भी सारे वो ले रही है, उसकी तकरीबन ऑनरशिप भी उसके पास ही है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऐसे एक्वायर करे, ऐसे खरीदे कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर आ जाए, उसकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज पे उसका कंट्रोल आ जाए, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे जो हैं वो उस कंपनी के डायरेक्शन के मुताबिक चलते हों, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी की पेरेंट कंपनी कहलाती है। और फिर ये पेरेंट कंपनी जब अपनी साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना, तो जिस जिस कंपनी को भी इसने एक्वायर किया होता है और जिस जिस कंपनी को भी ये कंट्रोल कर रही होती है ना, उसके साथ मिलकर, मिलाकर, एक इकट्ठी, एक जुड़कर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन कहते हैं, कि जब हम दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा हुआ है, तो वो असल में एक एंटिटी बनाकर शो की जाती है, उनको कंसोलिडेट कर दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। ठीक है, अभी मैंने कल परसों ये सुहेब को निशात वालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी थी, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है फाइनल। मुझसे पूछ रहा था नोट्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा ये देखो इसमें ये होते हैं। तो वो निशात वालों की पहले इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी जो उनकी अपनी, ठीक है, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी कि निशात ने जिस जिस ग्रुप को एक्वायर किया हुआ है उसके साथ मिलाकर निशात की एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वहां पे दिखाई हुई थी, कि कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ये है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन ये है, कंसोलिडेटेड चेंजेस इक्विटी ये है। तो इस तरह से कंसोलिडेशन हो रही होती है कि दो कंपनीज को हम एक एक बना के दिखाते हैं, सिंगल एंटिटी बना के दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को एक्वायर किया होता है। तो कहता है कि when a company buys 50% plus shares of the other company, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के, ये पी कंपनी है पेरेंट कंपनी, जब किसी दूसरी कंपनी के, जिस कंपनी को एक्वायर करी उसको सब्सिडरी कहा जाता है, इसलिए मैंने एस कंपनी लिखा है इसको। जब पी कंपनी एस कंपनी को, पेरेंट सब्सिडरी को ऐसे एक्वायर करे कि 50% से ज्यादा शेयर खरीद ले, यानी 80% ले लिए, 70% ले लिए, 60% खरीद लिए, 50% से ज्यादा शेयर खरीदने पर उस कंपनी का कंट्रोल इस कंपनी के पास आ जाता है। जब पी कंपनी एस कंपनी को 50% से प्लस शेयर उसके खरीदेगी, तो पी कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, उसके पास पावर आ जाएगी, उसके पास मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। और ये याद रखना है, ये 50% शेयर्स कौन से हैं? ये ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है। ये 50% शेयर्स कौन से हैं? ये ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है। एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदती है, तो इसका मतलब अब वो उसको कंट्रोल कर रही है, उसके पास पावर है। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर होते हैं वोटिंग राइट्स। अगर 50% से ज्यादा वोट, 50% से ज्यादा शेयर किसी एक बंदे के हाथ में आ गए हैं या किसी एक एंटिटी के हाथ में आ गए हैं, तो वो मेजोरिटी वोटिंग राइट रखती है। हर डिसीजन लेते हुए उसका वोट सबसे भारी होगा, 50% प्लस शेयर जब वोट ही उसके होंगे, तो हर डिसीजन में मर्जी भी किसकी चलेगी? उसी की चलेगी। और उसके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सके या रिमूव कर सके डायरेक्टर। जाहिर है 50% प्लस शेयर ही इसके पास है, तो जब भी किसी डायरेक्टर को रिमूव करना होगा या अपॉइंट करना होगा, वोटिंग होगी, और 50% प्लस वोट एक तरफ होंगे, तो ऑटोमेटिकली इसी की बात मानी जाएगी। तो ये क्या कर रही होती है? ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही होती है उस एंटिटी को। ठीक है। और क्या होता है? मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, के बोर्ड में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 6 बंदे, 7 बंदे इसी के होते हैं, पी कंपनी के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कोई डिसीजन लेना चाहेंगे और उसमें वोट करना चाहेंगे, तो ज्यादातर डायरेक्टर्स चूंकि पी कंपनी वाले होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी डिसीजन होगा वो वही होगा जो पी कंपनी चाहती है। ठीक है,
तो बेसिकली जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को 50% से प्लस एक्वायर करती है, उसके ऑर्डिनरी शेयर खरीदती है, तो वो उसको कंट्रोल कर रही होती है। और इस केस के अंदर फिर हम इनकी कंसोलिडेशन करते हैं, इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठा के मर्ज कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। ठीक है। सो ये कुछ और पॉइंट्स हैं। कहता है द कंपनी हु गेट द कंट्रोल, जिसके पास कंट्रोल आ जाता है उसको पेरेंट कंपनी कहा जाता है। एंड द कंपनी हु इज कंट्रोल्ड बाय द अदर कंपनी, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो पेरेंट है, और जो कंपनी कंट्रोल की जा रही है वो सब्सिडरी है। ऑलवेज रिमेंबर, पेरेंट कंपनी बायज द रनिंग बिजनेस ऑफ एस कंपनी। एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का चलता हुआ बिजनेस बाय करती है। ये नहीं है कि पेरेंट कंपनी अपनी एक नई ब्रांच खोल के कहे ये मेरी सब्सिडरी है। भाई ये आपका ही हिस्सा है, ये आपकी सब्सिडरी नहीं है, ये आपने खरीदी नहीं है। ठीक है। तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना और चीज है, वो आपकी ब्रांच है, वो आपकी फ्रेंचाइज है। लेकिन एक चलता हुआ कोई कारोबार खरीद लेना ये और चीज है। जैज वारिद को खरीद ले एक और चीज है, जैज अपने ही कोई नई फ्रेंचाइज या अपनी कोई नई ब्रांच या खोल लेता है तो वो एक अलग चीज है। वो फिर सब्सिडरी नहीं होगी, वो कंसोलिडेशन नहीं होगी, वो आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होगा, उसका जितना रेवेन्यू होगा वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही आ रहा होगा। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पी कंपनी बाइज द रनिंग बिजनेस ऑफ एस कंपनी, एंड प्रिपेयरिंग कंसोलिडेशन अकाउंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। ये पॉइंट्स जो है ना, ये एमसीक्यूज में पूछ लेता होता है कि भाई कंसोलिडेशन करना किसकी जिम्मेदारी है, पेरेंट की, क्योंकि कंट्रोल वो कर रहा है, एक्वायर उसने किया है। तो कंसोलिडेशन भी कौन कर रहा होगा, पेरेंट कंपनी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पी कंपनी एंड एस कंपनी इज कॉल्ड अ ग्रुप। इसको मिलकर एक ग्रुप कहा जाता है। पी कंपनी और एस कंपनी दोनों को एक ग्रुप कहा जाता है। और इन प्रिपेयरिंग द ग्रुप अकाउंट्स वी कंसीडर होल ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। और जब हम इनकी कंसोलिडेशन करेंगे, इनके अकाउंट्स बनाएंगे ग्रुप के, तो हम दोनों को एक जिस्म कंसीडर करेंगे। इन दोनों को एक जिस्म कंसीडर करेंगे, इन दोनों को एक एंटिटी कंसीडर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कहता है कंपनीज दूसरी जी क्लियर। कंपनीज को टेक ओवर क्यों करती हैं? साइनर्जी के लिए। साइनर्जी होता है जैसे 1+1 = 11, एक अकेला दो 11, तो बरकत पड़ जाती है। और रिड्यूसिंग द रिस्क, जब जाहिर है आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेंगे, लॉस होता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंपनी है, उसमें आकर चार कंपनियों को एक्वायर किया होगा, जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी तसल्ली होती है कि यार चलो इसमें से कोई एक कंपनी अगर लॉस में भी चलेगी, बाकी चार तो प्रॉफिट कमाएंगी। तो हमें एट द एंड जब ये कंसोलिडेट होंगी तो इनका अपना इकट्ठा एक प्रॉफिट तो होगा ना। एट द एंड जब कंसोलिडेट होंगी तो सिंगल एंटिटी काउंट होगी ना, तो एक इकट्ठा प्रॉफिट तो होगा ना, एक ओवरऑल पोजीशन तो नॉर्मल होगी ना। तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है कि एक कंपनी की अगर कभी पोजीशन डाउन भी हुई है तो बाकी उसको हेल्प करके या उसको बैलेंस कर देती हैं कि वो बैंक करप्ट होने से बच जाती है। और डाइवर्सिफिकेशन आती है, हमारे पास डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है। और मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? मेरा कनेक्शन अनस्टेबल लिखा आ रहा है। क्लियर है, अभी तक तो सारी बात। क्लियर है। ओके। डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, हमारे पास डिफरेंट पूल आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट चार चार किस्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है उनके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज का। तो ये भी हमें फायदा होता है। और टैक्स सेविंग्स भी होती हैं, वो हम अपने पेपर में F6 में जाके पढ़ेंगे कि कंसोलिडेशन के कितने फायदे होते हैं। ग्रुप्स को टैक्स वाले बहुत अलाउंसेस देते हैं। ठीक है। तो वो खैर एक लंबी डिबेट है, वो अभी आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी नहीं हुई तो बस इतना याद होना चाहिए कि इसकी टैक्स सेविंग्स भी हमें होती हैं। बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं ग्रुप्स को। तो जैसे कि CGT होता है ना, कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, वो 100% माफ हो जाता है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कुछ सेल कर रही है। यही किसी बार को सेल कर रही होती तो टैक्स पड़ना था। ठीक है। तो अगर एक कंपनी का लॉस हुआ है, दूसरी का प्रॉफिट हुआ है, तो वो अपना लॉस उसको शेयर कर सकती है ताकि उसका प्रॉफिट खत्म हो जाए और टैक्स कम पड़ जाए। तो इस तरह के अलाउंसेस और इस तरह की जो रिलीफ्स हैं वो टैक्स के अंदर मिल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जरा एक सवाल के ऊपर, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक पी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और ये एक एस कंपनी है। इन दोनों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मेरे सामने बनी हुई है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि पी कंपनी ने एस कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिए, इसको 100% एक्वायर कर लिया। ठीक है। 100% पी कंपनी ने एस कंपनी को एक्वायर कर लिया। ये पी कंपनी है, ये उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें नॉन करंट एसेट आ रहे हैं 10,000 के,
इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आ रही है 5,000 की, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है ना, करंट एसेट्स आ रहे हैं 5,000 के, और ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अपनी अपनी बना रहे हैं दोनों। पी कंपनी ने एस कंपनी को खरीद लिया कितने में, 5,000 रुपये में। एस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना आ रहा है, ये क्या बंद हो गई थी, हेलो, आ गया वापस। आवाज क्लियर है। क्लियर। हाँ जी सर, कनेक्शन क्यों बताइए। अनस्टेबल कह रहा है आज बार बार मुझे। अच्छा, एक मिनट रुको यार, मेरे ना डाटा से 2-3 डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई है, मैं जरा हॉटस्पॉट बंद करवा के आया। ठीक है। अच्छा भैया बताएं जी, क्लियर है। जी हाँ सर ठीक क्लियर। है। अच्छा, यहाँ तक हमने क्या कहा कि भाई पी कंपनी ने एस कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया, यानी उसके 5,000 के कैपिटल था, और सारा का सारा किसने एक्वायर किया हुआ है, पी कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है अपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। वो अपना 5,000 का कैपिटल शो करा रहा है, ये 5,000 तो की। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर करना। ओके। सो पी कंपनी ने एस कंपनी को एक्वायर किया हुआ है, 100% एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। और ये पी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक इन्वेस्टमेंट शो कर रही है 5,000 की, और ये एस कंपनी अपना शेयर कैपिटल भी शो कर रहा है 5,000, अपनी अपनी स्टेटमेंट्स जब बना रहे थे। हमने इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा कर देना है, जमा कर देना। तो कंसोलिडेट करने का एक मतलब तो है इकट्ठा करना, यानी कि ऐड कर देना। अब किन चीजों को ऐड करना है, जो चीजें एक जैसी नेचर की, लाइक इसके नॉन करंट एसेट 10,000 के हैं, इसके भी 10,000 के हैं, दोनों को ऐड करके एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा नॉन करंट एसेट 20,000 के, इसके करंट एसेट 5,000 के हैं, इसके करंट एसेट 10,000 के हैं, दोनों को इकट्ठा करके ऐड करके एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा करंट एसेट्स 15,000, सिंगल एंटिटी शो कराऊंगा। लेकिन लेकिन जो ट्रांजेक्शन इनकी आपस में हुई, पहले थे ये अलग अलग बंदा, ये इब्राहिम था, ये हारिस था, अब ये एक बंदा हो गया है, हारिस ही हारिस है हर तरफ। तो हारिस ने अगर अपनी ऊपर वाली जेब से पैसे निकाल के पॉकेट में नीचे पैंट वाली में डाल लिए हैं, तो वो उसको ट्रांजैक्शन ये नहीं शो करेगा भाई मैंने इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अब ये एक जिस्म हो गया ना, ये एक एंटिटी हो गई है, ये इन्होंने आपस में नहीं। अब ये जब कंसोलिडेट करेंगे ना, जब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ये ऐसे शो करवाएंगे कि हम एक जिस्म है, हम एक बंदा है, हम एक एंटिटी, हम सिंगल एंटिटी। तो ये अपनी स्टेटमेंट्स में से इस चीज को एलिमिनेट कर देगा, और ये अपनी स्टेटमेंट में से इस चीज को एलिमिनेट कर देगा। जो इनकी आपस की ट्रांजैक्शन है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, वो एलिमिनेट हो जाए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी का कैपिटल नहीं आएगा, और पेरेंट ने ये जो ट्रांजैक्शन की हुई है ये भी नहीं है, ये चीज एलिमिनेट हो जाए। क्योंकि जब मैंने अपने जेब से एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसे डाल दिए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पैसे तो मेरे पास उतने ही रहे, ठीक है। तो याद रखना है, पहला उसूल कंसोलिडेशन का, लाइक विद लाइक चीजों को ऐड कर दो, और जो इनकी आपस की ट्रांजैक्शंस हैं, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको एलिमिनेट कर दो। दो उसूल लिख लो, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर दो, और लाइक विद लाइक चीजों को ऐड कर दो। अभी हम आगे जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इन करंट एसेट्स के अंदर और इन करंट लाइबिलिटीज के अंदर पेएबल रिसीवेबल होंगे। उन पेएबल्स रिसीवेबल्स में से कुछ ऐसे होंगे जो इन्होंने एक दूसरे के देने होंगे। भाई पी कंपनी ने एस कंपनी को सेल की हुई थी, उसने उसके पैसे देने हैं, तो भाई जब ये मैं एक जिस्म हो गया हूँ, जब मैं एक बंदा बन गया हूँ, जब मैं एक ही एंटिटी बन गया हूँ, तो फिर मैंने अपने पैसे थोड़ी देने हैं, मैंने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी की हुई है, ठीक है। तो फिर मैं उन ट्रांजेक्शन्स को, जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो मैं एलिमिनेट कर दूंगा,
उसको मैं गायब कर दूंगा कंसोलिडेशन करते हुए। और जो लाइक विद लाइक एक जैसी ट्रांजेक्शन, लाइक इसके एसेट्स हैं इसके भी एसेट्स हैं, दोनों को ऐड कर दिया, इसके करंट एसेट्स हैं इसके भी करंट एसेट्स हैं, दोनों को ऐड कर दिया, इसकी इक्विटी में शेयर कैपिटल पड़ा है, इसका तो खत्म हो गया ना, इसका तो खत्म हो गया, इसका पड़ा है सिर्फ पेरेंट का लेके जाना है वहां पर, 10,000 ले जाऊंगा। इसकी लाइबिलिटीज हैं 10,000 की और इसकी लाइबिलिटीज हैं 15,000 की, दोनों को ऐड कर दिया, 25,000 ले गया। तो अब मैं बनाता हूँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई एसेट्स मैंने दोनों के ऐड कर दिए, 20,000 आ गया। करंट एसेट्स मैंने दोनों के ऐड कर दिए, 10,000 और 5,000, 15,000 आ गया, टोटल 35,000 हो गया। ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आया, शेयर कैपिटल मैंने सिर्फ पेरेंट का लेना है, याद रखना है हमेशा, कैपिटल जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो सिर्फ पेरेंट का आएगा जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होंगे, सब्सिडरी का नहीं आएगा, वो एलिमिनेट हो जाता है, वो इन्वेस्टमेंट के साथ एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। तो इक्विटी वाला पोर्शन सिर्फ पेरेंट का आएगा। और लाइबिलिटीज दोनों की ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब ये एक एंटिटी है, तो भाई जो सब्सिडरी ने किसी के पैसे देने हैं वो असल में पेरेंट नहीं देने, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करती है, वो उसी का हिस्सा है, एक एंटिटी है। तो 10,000 पेरेंट ने अगर लोगों के देने थे और 15,000 इसने देने, तो टोटल मिला के अब ये अगर एक एंटिटी है तो टोटल हारिस ने 25,000 देने होगा। अब ये दो बंदे नहीं रहे, एक बंदा हो गया। ठीक है। तो इस तरह कंसोलिडेशन होगी, दोनों 35,000 हमारी साइड इक्वल आ गई और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से बन जाती है। अब ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी मिसाल दी है, ठीक है, ताकि हम जीरो से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप चलें। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ज़रा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, उसमें डिफरेंट वर्किंग होंगी और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक दो उसूल पढ़े हैं, जो सेम चीज़ें हैं उनको ऐड कर दो, लाइक एसेट्स लाइबिलिटीज। ठीक है। और जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हैं उनको एलिमिनेट कर दो। ये दो उसूल पढ़े, ये दो उसूल याद रखने, भूलने में। चलें आगे। हाँ जी सर। अच्छा। अब भाई एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और सुनो। जब एक कंपनी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, खरीदती है, तो वो उसके नेट एसेट्स खरीदती है। एसेट्स क्या होते हैं? ये एसेट्स पड़े हैं, ये कैपिटल पड़ा है, ये लाइबिलिटी पड़ी है। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो इसके एसेट्स कितने हैं? 1 लाख के, और लाइबिलिटीज कितनी है? 30 की। तो नेट किया क्या बना? 70। और कैपिटल भी कितना है? 70। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। और नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स। तो जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो वो उसके नेट एसेट्स खरीदती है। ये बात याद रहेगी। ठीक है। नेट एसेट से क्या मुराद होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लो, या कैपिटल, एक ही बात है। देखो, मैंने एक कंपनी को खरीदना है, मैं देखूंगा कि यार इस कंपनी के पास कितने एसेट्स पड़े हैं। भाई इसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके पास ये 10 एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगी हुई हैं, इसके अंदर भाई ये प्लांट भी लगे हुए हैं, या फलां फलां कर करा के इसके एसेट्स टोटल इतने के हैं। 1 लाख के इसके एसेट्स हैं, 1 लाख के इस कंपनी के एसेट्स हैं। तो अगर मैंने इस कंपनी को खरीदना है तो इसके असासे कितने हैं? 1 लाख रुपए के। अच्छा, लेकिन लेकिन इसी के साथ साथ इसने लोगों के पैसे देने हैं। अगर मैं इसको खरीद लूंगा तो ये पैसे किसने देने हैं? फिर उसने तो नहीं देने, फिर तो ये मैंने देने हैं। अगर मैंने ये कंपनी खरीद ली तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? ये ऑब्लिगेशन किसकी हो जाएगी? ये मेरी हो जाएगी। अगर इस कंपनी को खरीदने पे ये 1 लाख के एसेट मेरे हो जाएंगे, तो इस कंपनी को खरीदने पे जो इसकी जिम्मेदारियां, इसकी लाइबिलिटीज हैं, वो भी मेरी हो जाएंगी। तो इसके नेट एसेट्स देखूं, तो अगर मैं इस कंपनी को खरीदता हूं तो 1 लाख के एहसास से मेरे नाम होंगे, लेकिन 30,000 मुझे जेब से देना भी पड़ेगा। तो नेट मुझे क्या फायदा मिल रहा है इस कंपनी से? 70,000 का। तो मैंने इस कंपनी को कोशिश करनी है 70,000 से कम पे खरीदना है, फिर ही फायदा है ना। लेकिन लेकिन अगर मैंने इस कंपनी को 75,000 का खरीदा, तो अगर मैंने इस कंपनी को 80,000 का खरीद लिया, तो अगर इस कंपनी को मैंने 1.5 लाख का खरीद लिया, तो जितना मैंने नेट एसेट्स से ऊपर दिया है, अजाफी दिया है, वो मैंने गुडविल के पैसे दिए। जितना मैंने नेट एसेट्स से ऊपर दिया है, अजाफी दिया है, वो मैंने किस चीज के पैसे दिए? वो मैंने गुडविल के पैसे दिए। ठीक है। याद रही ये बात। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, उसके नेट एसेट्स खरीदती है, और नेट एसेट्स से ऊपर जितने पैसे वो पे कर रही होती है, वो असल में गुडविल के पैसे पे कर रही है। वो उसके नाम के, उसके ब्रांड के, उसकी उसकी रेपुटेशन के पैसे पे कर रही है। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको गुडविल निकालना सिखानी है, इसलिए उसके पीछे की लॉजिक बता रहा हूँ आपको कि गुडविल निकलती कैसे है और क्यों निकलती है। ठीक है। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, उसके क्या क्या एक्वायर करती है? उसके नेट एसेट्स एक्वायर करती है। तो जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, मैं उस डेट पे खड़ा हूंगा। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को मैंने एस कंपनी को खरीदा,
पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को 1 जनवरी को खरीदा, तो मैं 1 जनवरी को खड़ा होके एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स निकालूंगा सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स फाइंड आउट करूंगा। जिस दिन एक्वायर किया उस दिन खड़ा होके एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कैलकुलेट करूंगा। जब भी आपके पास कंसोलिडेशन से सवाल आए, आपने ये काम करना है सबसे पहले। जब भी आपके पास कंसोलिडेशन का सवाल आए, आपने ये पैकेट बनाना है। आपने देखना है एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे, शेयर कैपिटल कितना था, शेयर प्रीमियम कितना था, रिटेन अर्निंग्स कितनी थी। ये सवाल में दी होंगी, उसने सवाल में बताई होगी कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी की रिटेन अर्निंग्स थी 10,000 रुपए की। ठीक है। और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम भी बताया होगा। अगर नहीं बताया तो मैं उसका तरीका भी बताता हूँ, तो उसको हमने कैसे निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी मेरे सामने कंसोलिडेशन का सवाल आएगा, मैंने ये पैकेट बना लेना है कि एक्विजिशन पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने के थे, काउंट कर लो भाई। कैपिटल इतना था, प्रीमियम इतना था, रिटेन अर्निंग्स थे। ओके। अब रिपोर्टिंग डेट आ गई, साल बाद जब मैं कंसोलिडेशन करने बैठा हूँ, उस वक्त इस रिपोर्टिंग डेट पे मेरे पास सब्सिडरी कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है। सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है, मुझे सवाल में दी होगी, पेरेंट की भी दी होगी, सब्सिडरी की भी दी होगी। तो रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने के हैं, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। 5,000 अगर एक्विजिशन पे था तो 5,000 ही रिपोर्टिंग डेट पे है। प्रीमियम 5,000 अगर एक्विजिशन पे था तो 5,000 ही रिपोर्टिंग डेट पे है। हमारे एफएफए के पेपर में ये अजम्पशन है कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होगा। जितना एक्विजिशन पे कैपिटल और प्रीमियम सब्सिडरी का आ रहा है, उतना ही रिपोर्टिंग डेट पे शो हो रहा होगा। अगर आपको सवाल में ये एक्विजिशन डेट के कैपिटल प्रीमियम नहीं दिए, तो फिर जितना रिपोर्टिंग डेट पे दिया है बैलेंस शीट के अंदर, वही एक्विजिशन पे होगा। ये बात याद रहेगी कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होगा। किसका, सब्सिडरी का। किसका, सब्सिडरी का। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होगा सब्सिडरी का, वो सेम ही रहेगा। जितना एक्विजिशन पे होगा उतना ही रिपोर्टिंग डेट पे होगा। हाँ, चेंज क्या होगा भाई, चेंज होंगी रिटेन्ड अर्निंग्स। जब हमने इसको एक्वायर किया था, जब हमने इस कंपनी को एक्वायर किया था, तब इसकी रिटेन अर्निंग 10,000 की थी, और रिपोर्टिंग डेट पे इसकी रिटेन अर्निंग 25,000 की। तो ये 15,000 का डिफरेंस कहाँ से आया। ये 15,000 इस पूरे एक साल में इस सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाए, क्योंकि जब मैंने इसको एक्वायर किया था इसकी ऑलरेडी रिटेन अर्निंग्स, ऑलरेडी जो, ये क्या खुल गया, अच्छा, जब मैंने इसको एक्वायर किया था तो उस डेट पे इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स भाई 10,000 की मौजूद थी। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं, जो प्रॉफिट मैंने संभाल के रखे होते हैं। तो इस सब्सिडरी ने, मैं यहाँ पे लिख दूं सब्सिडरी, एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, याद रखना, पेरेंट के ना पकड़ लेना। ठीक है। तो सब्सिडरी के जब मैंने उसको एक्वायर किया, नेट एसेट्स कितने के थे जी, 5, 5, 10 और 10, कितना, 20,000। ठीक है। और रिपोर्टिंग डेट पे साल बाद जब मैं कंसोलिडेशन करने लगा, तो मैंने देखा कि कैपिटल और प्रीमियम तो हमारे चूंकि सिलेबस में सेम रहते हैं, तो वो 5, 5, 10 के ही है। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है ना, वो 15 से 25 पे आ गई है। इसका मतलब इस पूरे साल के अंदर इस सब्सिडरी ने, जिसको मैंने एक्वायर किया है, 15,000 का प्रॉफिट कमाया है। और उसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग। पोस्ट कहते हैं बाद वाली, प्री कहते हैं पहले वाली। तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, 15,000। जब भी मेरे सामने कंसोलिडेशन का सवाल आएगा, मैं ये दो पैकेट्स बनाऊंगा और मैं पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल लूंगा। इन दो पैकेट बनाने का मकसद क्या है, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल। जब भी मेरे सामने कंसोलिडेशन का सवाल आएगा, मैं ये दो पैकेट्स बनाऊंगा। एक्विजिशन पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे, रिपोर्टिंग डेट पे कितने, दोनों में जो फर्क है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का, वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का फर्क है। ठीक है। इसका टोटल करो कितना बनता है, 5, 5, 10 और 25, 35, और इसका 20। तो 20 और 35 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 15। वो क्या है, सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम मैंने ये कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने गुडविल निकालनी।
कि भाई मैंने इसको कितने में खरीदा है और इसकी असल हैसियत क्या थी। एक्विजिशन डेट पे इस कंपनी के नेट एसेट्स कितने के थे जी? 20,000 के। और मैंने इसको कितने में खरीदा है? मैं ये वर्किंग बनाऊंगा, ये वर्किंग लाजमी है, गुडविल की वर्किंग लाजमी है। मैं देखूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो कहाँ आ रही होती है? ये वाली, ये दी हुई है 5,000। भाई मैंने इसको खरीदा है 5,000 का, मिसाल के तौर पे। अब ये सवाल में थोड़ी फिगर्स डिफरेंट है। समझो मैंने 50,000 का खरीदा है। मैंने इसको खरीदा है 50,000 का, मेरे अपनी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 50,000 की इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी में। और लेस करूंगा इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। एक्विजिशन पे सब्सिडरी के फेयर वैल्यू की, नेट नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या थी, वो इसमें से लेस कर दूंगा तो मेरे पास जो बकाया अमाउंट बचेगी वो गुडविल है। यानी एक एसेट, एक सब्सिडरी मैंने जो खरीदी है, उसके नेट एसेट्स थे 20,000 के, और मैंने वो खरीद ली 25,000। तो जो 5,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, वो मैंने गुडविल का पे किया है। और ये गुडविल मेरा एसेट है, क्योंकि ये मैंने परचेज की है, ये मेरा इनटेंजिबल एसेट है। इसको जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में जाकर लिखूंगा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर इनटेंजिबल एसेट गुडविल कितने की जी? 5,000 के। तो वर्किंग वन कौन सी बनानी है? ये बनाना, गुडविल निकालनी। ठीक है, गुडविल निकालनी। दूसरी वर्किंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। पूरे ग्रुप की, ग्रुप कहते हैं पेरेंट और सब्सिडरी को इकट्ठा कर दो तो ग्रुप की रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी है। कैसे निकालूंगा? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स, ये कब की लेनी है? एट रिपोर्टिंग डेट। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसमें ऐड कर देनी है, उसमें ऐड कर देनी है सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। भाई पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है? मिसाल के तौर पे 50,000 की है। ये कहाँ दी होंगी? ये पेरेंट की जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दी होगी ना, उसके अंदर दी होंगी। और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो यहाँ पे निकाला है, सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो भी हमने निकाला। और ये फिर से 3 डिवाइसेस कनेक्ट करके बैठ गए हैं मेरे, हॉटस्पॉट ऑन कर दिया मैंने। अच्छा, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स प्लस सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसमें ऐड करूंगा, तो मेरे पास ग्रुप की रिटेन अर्निंग्स आ जाए। और इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? इसको मैं इक्विटी में लेके जाऊंगा जब मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? इसको मैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट लेके जाऊंगा, गुडविल। ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं। पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। व्हेन वन कंपनी बाय एन अदर कंपनी, इट बायज नेट एसेट्स ऑफ दैट कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो क्या खरीदती है? उसके नेट एसेट्स खरीदती है। व्हेन पी कंपनी बाय रनिंग बिजनेस, इट पेज गुडविल ऑल्सो। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीदती है तो वो उसको गुडविल के पैसे भी देती है। दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड एट एक्विजिशन डेट। कब कैलकुलेट होती है गुडविल? जिस दिन एक्वायर किया उस दिन कैलकुलेट होती है। सो ऑलवेज यूज सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर ये कौन से नेट एसेट्स यूज करने हैं? एक्विजिशन वाली, सब्सिडरी के। इस सब जिस दिन मैंने एक्वायर किया, इसकी नेट वैल्यू क्या थी, इसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या थी, मार्केट वैल्यू क्या थी, और मैंने कितना पे किया, जो बकाया बचा गुडविल है। और रिटेन अर्निंग्स कैसे निकालनी है? पी कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी की है, प्लस एस कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्वायर करने के बाद इसने कितना मुनाफा कमाया वो भी हमारा। ठीक है, और हमारा अपना मुनाफा भी हमारा। दोनों को ऐड करके गुड रिटेन अर्निंग्स निकाल दो। ठीक है। अब यहाँ से एक एग्जांपल करते हैं और क्लास को इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। 5 मिनट है हमारे पास, फिर मीटिंग वैसे एंड हो जानी है। कहते हैं पी कंपनी ने एस कंपनी को एक्वायर किया 100% ऑन 1 जनवरी को। ओपनिंग शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट एक्विजिशन 2 लाख। शेयर कैपिटल कितना था इसका? 2 लाख। एंड रिटेन अर्निंग्स एज एक्विजिशन 2 लाख। तो टोटल नेट एसेट्स कितने के हो गए? 4 लाख। एट एक्विजिशन इसके नेट एसेट्स कितने? 4 लाख के। एट रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर, सब्सिडरी कंपनी की रिटेन अर्निंग्स कितनी की? 5 लाख की। हमें पता है शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता, वो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। लेकिन रिटेन अर्निंग्स कितने की हो गई? 2 से 5 पे। तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स कितने की है बता सकते हैं? 5 लाख में से 2 लाख निकाल दो। जब मैंने इसको एक्वायर किया तब इसकी रिटर्न अर्निंग 2 लाख की थी। जब जब साल खत्म हुआ तो ये रिटर्न अर्निंग 5 लाख की है। इसका मतलब साल में इसने 3 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो वो प्रॉफिट किसका है? भाई मेरा है वो, क्योंकि मैंने इसको एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, वो 3 लाख पे मेरा हक है।
तो 4 लाख इसके शुरू में रिटेन अर्निंग्स थी, और रिपोर्टिंग डेट पे इसकी 7 लाख की रिटेन अर्निंग, 4 और 3 का डिफरेंस 3 लाख आ गया, वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये मुझे सवाल में दिया होगा, और साथ ये भी दी होंगी कि भाई पेरेंट के नॉन करंट एसेट थे 5 के, सब्सिडरी के थे 8 के, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कैंसिल हो जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, और इधर से इसके ये शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग ये राइट ये कैंसिल हो जाएंगे। सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी नहीं लेके जानी, ठीक है, और इधर से ये नहीं लेके जाना, ठीक है ना, इससे इधर से ये नहीं लेके जानी, क्योंकि इसी को तो एक्वायर किया उसने 8 लाख में, और इधर से ये नहीं लेके जाना, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जो लाइक विद लाइक चीजें उनको ऐड करके जाते हैं कंसोलिडेशन के लिए। नॉन करंट एसेट उठाते हैं, 5 लाख एक के, 8 लाख एक के, 13 लाख के नॉन करंट एसेट। गुडविल की वर्किंग बनानी है अभी, इसको जरा ठहर के करते हैं। करंट एसेट 2 लाख उसके थे, 3 लाख उसके थे, 5 लाख के ये चले गए, ठीक है। इक्विटी में आए, शेयर कैपिटल हमने सिर्फ पेरेंट का लेना है, 8 लाख का यहाँ पे आ रहा था, पेरेंट का 8 लाख का शेयर कैपिटल वहां ले गए। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स अभी निकालते हैं, इसकी वर्किंग करेंगे। और लाइबिलिटीज 400 की इसकी थी, 400 की इसकी थी, दोनों ऐड कर दी, ये दी 400 इसकी और 400 इसकी, दोनों ऐड कर दी। जो चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती थी ऐड कर दी, जो आपस में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी उसको एलिमिनेट कर दिया। अब पीछे दो वर्किंग्स करनी जो अभी आपको सिखाई है, एक गुडविल की ये वाली, और एक ग्रुप रिटेन अर्निंग्स की, वन बाय वन करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दी हुई है 8 लाख की। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8 लाख की। तो 8 लाख भाई इन्वेस्ट किया है, और सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे एक्विजिशन पे, ये देखो, 2 लाख कैपिटल, 2 लाख रिटेन अर्निंग, ये एक्विजिशन के नेट एसेट्स थे 4 लाख के। तो 4 लाख वाली चीज 8 लाख की खरीदी है, तो बाकी क्या है, गुडविल। कितने की, 4 लाख की। ये गुडविल कहाँ जाएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 लाख, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ग्रुप रिटेन अर्निंग्स निकालनी, इस पे वर्किंग है, कैसे निकालूं, पेन पेरेंट। का कलर कीजिएगा सर। हाँ, पेन का ना कलर चेंज कीजिएगा। ओके। अच्छा, ग्रुप रिटेन अर्निंग की वर्किंग करनी है, कैसे करनी है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स, पेरेंट की रिटेन अर्निंग कहाँ दी हुई है, ये सवाल में दी है जी, 3 लाख की, प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, वो कितने थे, 3 लाख के, क्योंकि नेट एसेट्स का डिफरेंस लिया था तो 3 लाख निकला था। भाई 2 लाख वाली रिटेन अर्निंग 5 लाख पे पहुंच गई है, इसका मतलब 3 लाख के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं। तो मैं इसकी भी वर्किंग बनाऊंगा कहाँ से आके, यहाँ पे, कि पेरेंट की रिटेन अर्निंग थी भाई 3 लाख की, प्लस सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी 3 लाख के, टोटल मिला के ग्रुप रिटेन अर्निंग्स कितनी होगी, 6 लाख की। ये कहाँ जाएंगी, ये इधर चले जाएंगी नीचे, ये आ गई 6 लाख। इधर भी 22 लाख आ गया, इधर भी 22 लाख आ गया, मेरी बैलेंस शीट भी बराबर होगी, और स्टेट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बन। तो आज हमने दो वर्किंग सीखी हैं, एक गुडविल की और एक ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। और साथ मैंने आपको कहा, जो एक जैसी चीजें हैं लाइक नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इनको ऐड ऐड कर दो आपस में, ठीक है। जो इंटर कंपनी चीजें हैं उनको एलिमिनेट कर दो, उनको गायब कर दो, गुडविल निकालो और ग्रुप रिटेन अर्निंग्स निकालो, और वो जाके प्लेस कर दो। गुडविल और रिटेन अर्निंग्स की दोनों की मैंने वर्किंग्स आपको बता दी कैसे होगी, ठीक है। कल हम अब केस करेंगे वो केस, कि अगर मिसाल के तौर पे हमने हमने 100% एक्वायर ना किया होता तो, आज तो हम ये बात कर रहे थे ना कि भाई ये पूरी की पूरी कंपनी हमारी हुई, इसके सारे के सारे जो 6 लाख के प्रॉफिट है सारे हमारे, इसके सारे के सारे एसेट हमारे। अगर इसको मैंने 70% एक्वायर किया था, फिर बाकी 30% भी तो बैठे हैं लोग, ठीक है, उनका हक। तो कल उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आज इतना ही करते हैं, इसको हजम करें, इसको अच्छी तरह ये पढ़ें, हैंड आउट शेयर करता हूँ, रिकॉर्डिंग एक भी शेयर कर क्वेश्चन दूंगा, तो दोबारा सुन लूंगा, बेशक। सर। सुना, पूछे। सर जो शेयर प्रीमियम जब अगर दिया हो एस कंपनी का भी और पी कंपनी का भी, तो एस कंपनी का काट देंगे और पी कंपनी का लिखेंगे उधर। हाँ हाँ, पी कंपनी का सारा कैपिटल आएगा, इक्विटी सारी आएगी, कैपिटल दिया हो, प्रीमियम दिया हो, जो मर्जी दिया। नॉर्मली F3 में प्रीमियम नहीं देता, दिया हो तो ठीक है। लिखेंगे। एस कंपनी का नहीं लिखेंगे, एस कंपनी की इक्विटी सारी खत्म कर देंगे, ओके। ठीक है जी। आई होप समझ समझ कुछ पल्ले पड़ा होगा। बाकी मीटिंग खत्म होने वाली है, लेस देन 1 मिनट शो कर रहा है, तो कुछ सवाल हुआ मुझे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। मैं ये बाकी हैंड आउट वगैरह शेयर करता हूँ।